Hello बच्चों, let's see this question. The question says a vertically oriented uniform rod of mass capital M and length L can be rotated about a fixed horizontal smooth axis passing through its upper end. A horizontally flying bullet of mass small m strikes the lower end of the rod and gets stuck in it. As the result, the rod swings through an angle alpha. Alpha is less than 90 degree. Assuming that small m is less than capital M, find the velocity of the flying bullet. तो हमारे पास एक एम मास का रोड गिवन था जो कि कोई एक सपोर्ट पर रिजिड सपोर्ट पर हिंज हुआ था। ठीक है, तो लेट्स सपोज ये हमारा रोड था एंड जो इसका ऊपर वाला पार्ट था यानी कि ये वाला पार्ट ए पॉइंट वहां पर ये कनेक्टेड था ताकि सिर्फ ये जो रोड है वो रोटेशनल मोशन कर सके। अब क्या हो रहा है कि एक एम मास की बुलेट आ रही है वी वेलोसिटी से यानी इसके साथ टकरा जाती है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये जो रोड है एंड ये जो मास है वो दोनों कंबाइन होकर ऊपर चले जाते हैं, घूमना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अपने एक्सिस ए पर। तो थोड़ी देर के बाद जो सिचुएशन होगी वो इस तरह से होगी कुछ। रोड यहाँ पर आ चुका होगा पॉइंट ए के अबाउट एंड ये जो बुलेट थी यहाँ पर वो स्टक हो चुकी है। जैसे ही टकरा गई वैसे यहाँ पर स्टक हो चुकी है एंड पूरे के पूरे सिस्टम यहाँ पर आ गई है। तो हमें ये एंगल गिवन है कि मैक्सिमम एंगल ये अल्फा बना रहा है। तो ये अगर मैक्सिमम पूरा का पूरा सिस्टम अल्फा बनाए तो हमें फाइंड करना है कि इसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि ये जो एम मास की बुलेट थी उसकी कितनी स्पीड होनी चाहिए जिससे कि ये जो रोड है एंड ये जो बुलेट है वो अल्फा एंगल ऊपर जा सके। तो हम इस प्रॉब्लम में जो की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं पहला होगा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंड जो सेकंड वन है वो है एनर्जी कंजर्वेशन लो। एनर्जी कंजर्वेशन लो। तो हम इन दोनों कंसेप्ट का यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि इनिशियली हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लो यूज करते हैं। तो अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्या होगा कि इनिशियली रोड रेस पर था एंड बुलेट वी वेलोसिटी से आ रही थी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पहले कि एल आई इज इक्वल टू एल एफ होना चाहिए यानी कि सिस्टम का टोटल एंगुलर मोमेंटम इनिशियली इज इक्वल टू सिस्टम का टोटल एंगुलर मोमेंटम फाइनल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो टॉर्क जीरो लगने वाला है। तो टॉर्क जीरो तो यहाँ पर हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, एंड लीनियर मोमेंटम क्यों कंजर्व नहीं कर सकते? क्योंकि ये जो रोड है वो एक के साथ हिंज्ड हुआ है यानी कि कनेक्टेड है। तो जो रोड की ट्रांसलेशन जो मोमेंटम होगा वो हिंज की वजह से कंजर्व नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, तो हम इसकी वजह से कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यहाँ पर लगा सकते हैं। अगर यहाँ पर हिंज नहीं होती तो ये जो रोड क्या होता, आगे भी बढ़ता एंड रोटेट भी करता, बट यहाँ पर सिर्फ रोटेट कर सकता है, आगे नहीं बढ़ सकता। तो इसकी वजह से हम कंजर्वेशन ऑफ ट्रांसलेशन मोशन है कि लीनियर मोमेंटम नहीं लगा सकते, सिर्फ एंगुलर मोमेंटम ही लगा सकते हैं। तो सिस्टम का हम देखेंगे इनिशियली एंगुलर मोमेंटम। तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ। अब जब ये बुलेट वी वेलोसिटी से आ रही थी तो ये जो फ्लोर है यानी कि जो हमारा सॉरी फ्लोर नहीं ऊपर की दीवार है उसके साथ ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, जितना ये एल है यानी कि ये लेंथ है रोड की उतना ही होगा ना एल, क्योंकि वो बॉटम से आ रही है, ये वाले पार्ट से आ रही है यहाँ से। ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रही है। तो इस पॉइंट ए से यानी कि ये जो हमारे पास ऊपर की छत है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ए स्मॉल एम का होगा एल। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ कि फॉर एनी मूविंग पार्टिकल। ठीक है, हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एम वी आर होता है ना, एम वी आर परपेंडिकुलर। एंड यहाँ पर और एक फॉर्मूला लिख देता हूँ फॉर
एनी रोटेटिंग पार्टिकल, अभी रोटेटिंग सिस्टम कोई भी ले लो, रोटेटिंग सिस्टम, तो उसका ये लिखा जाता है, वो आता है आई ओमेगा। तो इन दोनों फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं। तो इनिशियली ये जो पार्टिकल था वो सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन कर रहा था, तो हमें पॉइंट ए के अबाउट कितनी ट्रांसलेशन मोशन है, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पॉइंट ए की वजह से इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये हमारा पॉइंट ए है। तो पॉइंट ए की वजह से या फिर पॉइंट ए के अबाउट कितना एंगुलर मोमेंटम बन रहा है, तो वो क्या होगा कि पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, तो वो तो एल है ना, स्मॉल एल, कितना ही ये रोड का होगा लेंथ। तो यहाँ पर आएगा मास ऑफ द बुलेट, उसकी इनिशियल स्पीड एंड एल, आर परपेंडिकुलर है कि एल, एंड लेंथ, ये जो रोड था उसका इनिशियली एंगुलर मोमेंटम था 0। और फाइनल में क्या हो, फाइनल में दोनों स्टिक होके साथ में घूमने लगे इस डायरेक्शन में ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। तो अब यहाँ पर आएगा पूरे के पूरे सिस्टम का आई टाइम्स ओमेगा। तो इसको मैं बोल देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो अब हमें फाइंड करनी है ओमेगा ऑफ द सिस्टम। तो ओमेगा ऑफ द सिस्टम में क्या आएगा, तो यहाँ पर आएगा आई इज इक्वल टू मोमेंटम, सॉरी मोमेंटम ऑफ द इनर सिस्टम, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्मॉल बुलेट एम प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रोड, ये आएगा, ठीक है, अबाउट पॉइंट ओ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अबाउट पॉइंट ए। तो जैसे कि हमें फिगर में देख सकते हैं कि अगर एम पार्टिकल के बारे में बात करें तो एम पार्टिकल यहाँ पर था, ठीक है, यानी उसका जो डिस्टेंस है ए पॉइंट से वो है एल। तो उसकी वजह से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगी वो क्या आएगी, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एम आर स्क्वायर, सिंपल, क्योंकि वो पार्टिकल की तरह एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर आएगा एम एल स्क्वायर प्लस, अब ये जो रोटेटिंग ऑब्जेक्ट है यानी कि हमारे पास रोड है, उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी, तो मैं सिर्फ रोड को ही दिखाता हूँ, रोड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट ए। तो दोनों में पॉइंट ए तो सेम ही था ना, मैंने डिफरेंट यहाँ पर ले लिए बट दोनों कंबाइन ही है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर डिफरेंट डायग्राम लिए ताकि आपको समझ में आ सके। तो ये रोड की कोई एंड पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी, तो वो हमें पता होनी चाहिए। अगर रोड की सेंटर ऑफ मास के अबाउट यानी कि ये पॉइंट है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी हो तो हमें पता है एम एल स्क्वायर बाई टेल होता है। बट यही रोड की कोई एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने को कहे तो हमारे पास क्या है, जो ये रोड है ये वो पॉइंट ए के अबाउट घूम रहा है ना कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो उसके कोई एंड पॉइंट के अबाउट उसकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी रोड की वो होगी एम एल स्क्वायर बाई 3, एम एल स्क्वायर बाई 3, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है, बेसिक है। तो इन दोनों की वजह से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी वो क्या होगी, एम एल स्क्वायर बाई 3। तो हमें आई मिल गई अबाउट पॉइंट ए, यहाँ पर कैपिटल एम मास है वो है रोड का मास है, स्मॉल एम मास है बुलेट का मास है। अब इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, इसको मैं बोल देता हूँ सेकंड इक्वेशन, पुट 2 इन 1, क्या मिलेगा हमें, एम वी एल इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर, मैं और क्या करूंगा इसको एल स्क्वायर को भी कॉमन कर दूंगा, तो यहाँ पर मिलेगा एम एल एम प्लस एम एल स्क्वायर बाई, यहाँ पर मिलेगा 3 एंड यहाँ पर मिलेगा ओमेगा, ठीक है, यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है। तो अब हमें एक कंडीशन गिवन है कि जो m है वो काफी लेस देन है कैपिटल M से। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से इस कंडीशन से कि जो m/3 होगा वो भी ग्रेटर देन होगा, m/3 कैन बी रिटन बाय दिस, ठीक है। तो ये जो m/3 है वो भी काफी ज्यादा ग्रेटर देन होगा स्मॉल m से, तो उसको निगलेक्ट कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा m VL इज अप्रोक्सीमेटली गिवन बाय m/3, स्मॉल m की वैल्यू 0 रख दो क्योंकि वो हमने निगलेक्ट कर दिया है, क्योंकि वो बहुत ही छोटा है, राइट, यहाँ से एल एल कैंसिल हो जाएगा। तो ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी, ओमेगा इज इक्वल टू क्या मिला हमें, ओमेगा कैन बी रिटन बाय 3m v, 3m v डिवाइडेड बाय स्मॉल m टाइम कैपिटल M टाइम्स L, ओके। तो हमें ओमेगा की वैल्यू मिल गई, ये हमें आगे काम आएगी, तो उसको मैं बोल देता हूँ थर्ड इक्वेशन। अब मैं एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगाऊंगा, तो अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन क्या होगा
कि जितनी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा। ठीक है, ये हमने कहां से लिया, हमें पता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट ई। अब दोनों साइड में क्या करूंगा, डेल्टा ले लूंगा, तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, डेल्टा के डिफरेंस ले लूंगा और कुछ नहीं, डेल्टा वी कांस्टेंट का डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ से मुझे ये इक्वेशन मिल गया। ठीक है, तो ये हमारा एनर्जी कंजर्वेशन का इक्वेशन है। अब हमारे केस में जो एनर्जी आएगी वो सिर्फ रोटेशनल मोशन के लिए आएगी, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ काइनेटिक एनर्जी फॉर रोटेशनल। ठीक है, रोटेशनल मोशन जो कि होती है 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से मैं डेल्टा के की वैल्यू लिख सकता हूँ के फाइनल माइनस के इनिशियल, एंड यहाँ पर डेल्टा वी माइनस है तो यहाँ पर आएगा वी इनिशियल माइनस वी फाइनल। ठीक है, ताकि माइनस को हमें अंदर दे चुके हैं कि ये माइनस हमें अंदर दे चुके हैं, तो यहाँ पर आएगा वी माइनस वी इनिशियल माइनस वी फाइनल। अब के फाइनल तो वो होगी हमारे पूरे सिस्टम की रोटेटिंग काइनेटिक एनर्जी, वो होगी 1/2 I ओमेगा स्क्वायर माइनस के इनिशियल क्या था वो, तो रेस्ट पर होगा ना, रोड क्या था इनिशियल रेस्ट पर था, तो इनिशियली कोई भी रोटेट नहीं कर रहा था, तो होगा 0 इज इक्वल टू वी इनिशियल एंड वी फाइनल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इनिशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फाइनल, वो हमें बतानी है। तो देखो वी इनिशियल माइनस वी फाइनल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज इन लेट्स सपोज इन दोनों का कंबाइंड मास क्या था, मैं यहाँ पर पहले लिख देता हूँ वी इनिशियल माइनस वी फाइनल। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ कि हम कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं, कैसे और तरीके से लिख सकते हैं। तो ये क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है ना, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का हमें मास गिवन हो तो उसकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऐसे भी लिखी जाती है डेल्टा एक्स, यानी कि हाइट में कितनी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हुआ। ठीक है ना, तो हम इसी फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी बन सके। तो देखो हमारे केस में क्या था, एक मास स्मॉल एम एंड रोड का एक कॉम्बिनेशन था। अब रोड को मैं ऐसे एक लाइन की तरह दिखाऊंगा, ठीक है, ताकि हमारा टाइम बच सके। एंड मास था वो यहाँ पर स्टिक हुआ था इनिशियली ऐसे। तो अभी इन सिस्टम के जो सेंटर ऑफ मास है वो कहां पर होगा, उसके सेंटर पर, क्यों हम ले सकते हैं सेंटर पर, थोड़ा सा नीचे आना चाहिए, जनरली यहाँ पर आना चाहिए कुछ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मास ज्यादा है, स्मॉल एम ज्यादा है। ठीक है ना, बट हमें कहा गया है कि ये जो रोड का मास है कैपिटल एम वो काफी ज्यादा है इस बुलेट के मास से, तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि बुलेट है उसकी वजह से सेंटर ऑफ मास में कुछ चेंज नहीं आया होगा, सेंटर ऑफ मास वहां का वहीं है। ठीक है, तो हम ले सकते हैं कि यहाँ पर, तो एक और चीज अज्यूम करनी पड़ेगी कि पोटेंशियल एनर्जी थी वो यहाँ पर 0 थी। लेट्स सपोज यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, 0 थी। रेफरेंस एक्सिस आप कोई भी मान सकते हो, यहाँ पर भी आप रेफरेंस एक्सिस मान सकते हो, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी 0 भी यहाँ पर भी ले सकते हो, बट हमने रेफरेंस नीचे चुना क्योंकि हमारे कैलकुलेशन के लिए इजी बन जाए इसलिए। अब देखो ये रोड थोड़ी देर के बाद यहाँ पर आ जाएगा, मैक्सिमम एंगल बना देगा, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है, वो भी ऐसे घूम के यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर ये था सेंटर ऑफ मास सी, तो यहाँ पर भी सी आ जाएगा। एंड ये जो बॉल था ये भी यहाँ पर आ चुका होगा स्मॉल एम मास का। तो अब हमें फाइंड करना है डेल्टा एक्स, यानी चेंज इन हाइट, हमें सिर्फ वही चाहिए, तो हमें डेल्टा वी डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, तो हमें वी इनिशियल यानी वी फाइनल की रिक्वायरमेंट है नहीं। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा था हम डेल्टा वी डायरेक्टली फाइंड कर लेते हैं, तो हाइट कितनी चेंज हुई उतनी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो शुरुआत की हाइट कितनी थी, यहाँ से यहाँ तक की हाइट L/2 थी। ठीक है, एंड जब ये यहाँ पर पहुंचा तो ये वाली हाइट क्या थी, कुछ बदल चुकी होगी, एंड मान लेता हूँ L' हो चुकी होगी। तो हमें क्या चाहिए, हमें तो डिफरेंस चाहिए ना, तो हमें चाहिए सिर्फ ये जो सेंटर ऑफ मास है उसके बीच का डिफरेंस, तो ये वाली हाइट चाहिए, लेट्स सपोज डेल्टा एक्स है या फिर डेल्टा एल, कोई भी मान लो, हम मान लेते हैं डेल्टा एक्स है, तो हमें डेल्टा एक्स निकालना है, हमारा इंटरेस्ट है डेल्टा एक्स निकालने में, राइट। कैसे निकालोगे, तो हमें शुरुआत में L/2 कितनी हाइट गिवन थी, अब एंगल पता है हमें कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो देखो यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, यहां से ये वाला, ये जो फाइनल मुझे सेंटर ऑफ मास मिला वहां से इनिशियल पोजीशन पे परपेंडिकुलर डालता हूं। ठीक है, तो वो यहाँ पर आएगा कुछ, नहीं तो थोड़ा सा रफ कर देता हूँ जैसे कि आपको दिख सके। हमें यहाँ पर डेल्टा एक्स आया था, तो डेल्टा एक्स को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यहाँ से,
यहाँ तक का डिस्टेंस वो है डेल्टा एक्स। अब जो परपेंडिकुलर की हाइट होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर जो हमने यहाँ से यहाँ तक की हाइट होगी, तो हमें पता है कि ये जो लेंथ है वो है एल बाई टू, तो ये वाली लेंथ क्या होगी, उसका कोस कंपोनेंट यानी कि एल बाई टू कोस थीटा होगी कि नहीं। ठीक है, एंड अगेन ये जो डेल्टा एक्स है, सॉरी ये डेल्टा एक्स छोटा सा था, ठीक है, डेल्टा एक्स छोटा सा था, ये वाला था, यहाँ से यहाँ तक का डेल्टा एक्स था। एंड अगेन हमें क्या पता है कि ये पूरे के पूरी हाइट है, यहाँ से सेंटर ऑफ मास की हाइट है वो है एल बाई टू। अगर मैं एल बाई टू में से एल बाई टू कोस थीटा घटा दूं तो मुझे डेल्टा एक्स मिल जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एल बाई टू माइनस एल बाई टू कोस अल्फा, थीटा की हमारे पास अल्फा और कुछ नहीं, यहाँ पर मिल जाएगा मुझे एल बाई टू वन माइनस कोस अल्फा, तो ये मुझे मिल गई चेंज इन हाइट। तो उसकी वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीमेंट हुआ पोटेंशियल एनर्जी में, वो क्या होगा हमारे केस में, तो हमारे केस में होगा डेल्टा वी कैन बी रिटन बाय सिस्टम का टोटल मास क्या है, रोड का मास प्लस ये बॉल का मास टाइम्स जी टाइम्स इंक्रीमेंट यानी कि डेल्टा एक्स। तो क्या मिला हमारे केस में, एल बाई टू वन माइनस कोस अल्फा। तो जो ये वैल्यू है उसको मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा। ठीक है, तो अब मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूंगा, तो वन बाई टू आई ओमेगा स्क्वायर मिला हमें लेफ्ट हैंड साइड, वन बाई टू आई ओमेगा स्क्वायर, एंड राइट हैंड साइड क्या मिला, ये वाला टर्म एम प्लस एम जी एल बाई टू वन माइनस कोस अल्फा, तो एम प्लस एम जी एल बाई टू वन माइनस कोस अल्फा। ठीक है, तो यहाँ से अब क्या करूंगा कि आई की वैल्यू पुट कर दूंगा, तो आई की वैल्यू क्या थी, आई की वैल्यू हमारे पास क्या मिली थी, ये इक्वेशन टू वाली, तो मैं फ्रॉम इक्वेशन टू यहाँ पर लिख देता हूँ, फ्रॉम टू एंड ओमेगा की वैल्यू भी पुट कर दूंगा, तो ओमेगा की वैल्यू क्या थी, थर्ड वाला इक्वेशन, तो फ्रॉम टू एंड थ्री क्या हमें इक्वेशन मिलेगा, वन बाई टू आई की वैल्यू क्या है हमारे पास, एम एल स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर बाई थ्री। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एम एल स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर बाई थ्री, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू नाइन एम स्क्वायर स्क्वायर बाई एम एल स्क्वायर मिल जाएगी। ठीक है, उसका स्क्वायर करोगे तो नाइन एम स्क्वायर क्या था, वी स्क्वायर अपॉन एम एल स्क्वायर, वी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर एंड यस एल स्क्वायर। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्लियर हो गई, राइट हैंड साइड क्या था, एम प्लस स्मॉल एम टाइम्स जी एल बाई टू वन माइनस कोस अल्फा। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि जो एम है, ठीक है, वो ग्रेटर देन है तो हम उसको निगलेक्ट कर सकते हैं स्मॉल एम को, एंड अगेन वन माइनस कोस अल्फा है, वो आपने आइडेंटिटी पढ़ रखी होगी मैथमेटिक्स में, उसको लिखा जाता है टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू। तो इसको मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा, तो यहाँ से देखो क्या कैंसिल आउट हो रहा है, पहले तो वो कैंसिल कर दो, तो यहाँ से एक तो वन बाई टू कैंसिल आउट हो रहा था दोनों साइड से। ठीक है, एंड एल स्क्वायर यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा जब भी हम बाहर निकालेंगे तो, एंड अब क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा एम प्लस एम, स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम बाई थ्री। ठीक है, तो स्मॉल एम वो निग्लिजिबल है कंपेयर टू एम बाई थ्री, तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा एम बाई थ्री मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पर बचा है नाइन। ठीक है, यहाँ पर बचा है नाइन, जी नहीं है नाइन है, टाइम्स यहाँ पर है स्मॉल एम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल एम का स्क्वायर इनटू वी स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड ये बचा, एंड राइट हैंड साइड क्या बचा, अब कैपिटल एम भी यहाँ पर हाई है स्मॉल एम की बजाय। ठीक है, स्मॉल एम के कंपेयर में कैपिटल एम बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कैपिटल एम, क्योंकि स्मॉल एम को जीरो कर दिया, निगलेक्ट कर दिया, टाइम्स यहाँ पर क्या बचा, और ये जी है, यहाँ पर एल, और यहाँ पर आएगा टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू। अब देखो क्या कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ से ये थ्री आ जाएगा, थ्री इंटू थ्री इज इक्वल टू नाइन, यहाँ से एम एम कैंसिल आउट हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड से, तो ये एम एम कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, एंड और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो यहाँ से हमें वेलोसिटी की वैल्यू मिल जाएगी, देखो कैसे, यहाँ पर बचा हमारे पास वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू बाई थ्री बचेगा, एंड यहाँ पर बचेगा एन स्क्वायर अपॉन स्मॉल एम स्क्वायर, एंड जी एल भी बचेगा, तो जी टाइम्स एल एंड साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू, ऐसा कुछ बचेगा।
अब इसका स्क्वायर रूट लो दोनों साइड, तो हमें फाइनली आंसर मिलेगा √3/2 GL m अपॉन m टाइम्स sin alpha by 2. ठीक है, तो फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट is square root of 2/3 GL times m by m times sin alpha by 2. I hope you understood it well. Best of luck.